हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है, जिसमें सारे अपन देखते हैं टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज। और क्या चाहिए। बल्कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है भैया नोट्स में। तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, शानदार और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो भी प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, जिसमें पूरा सेगमेंट सेम है, बस सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट स्टेट बोर्ड को कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या, पढ़ाने का काम करते हैं, कंप्लीट पूरा उसको भी लेके चलते हैं पूरा लूप में अपन। कौन कौन सा, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। यस, याद आ गया। और ये रहता है 6 to 12 तक। बिल्कुल। तो सर कहां तक पहुंच चुके थे? सर जी 1 से 10 तक खत्म हो गया था। ओहो सर जी, गाड़ी 1 से 10 तक खत्म हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज गाड़ी है 11 to 20। मजा आएगा सर। ठीक है सर जी, मजेदार चलते हैं अपन आगे, फटाफट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल एक एक फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना डरेंगे ना झुकेंगे, बस चलते चलेंगे। ठीक है, पक्का? डन। चलो तो एक बार लाइक और शेयर हो जाए पहले फटाफट। अच्छा एक चीज और है, मैं हमेशा आपको कहता हूं प्लीज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे पंगे नहीं भाई। एनसीईआरटी परमात्मा है, सबसे ज्यादा फोकस रखना है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। सर केमिस्ट्री के लिए तो ग्रंथ है, एकदम ग्रंथ है। केमिस्ट्री के लिए तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, मानना पड़ेगा बिल्कुल एक तरफा। ठीक है, डन। करें चालू? यस सर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 11, ये लीजिए सर। पहला क्वेश्चन आपके सामने 11 क्या बोलता है सर? कुछ तो बोल ही रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। Transition metals and many of their compounds show paramagnetic behavior। सर जी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अधिकतर ट्रांजिशन ही होते हैं, और उनके कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो मैंने कहा हाँ करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेनली जो रीजन है, ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों दिखाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। और सर जनरली मैं आपको बोलता हूं सब लोग अनपेयर्ड होते हैं, बस कुछ होते हैं जिनके पास जैसे कि D10 का कॉन्फ़िगरेशन हो, वो अनपेयर्ड नहीं होते। जैसे कि स्कैंडियम हो गया +3, ये सब लोग के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बहुत सारे, जिंक हो गया, जिंक पे D10 होता है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली बात आती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। देखो फटाफट देखते चलना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। कहा था कि नहीं कहा था? और डायामैग्नेटिक जो पेयर्ड होते हैं, A diamagnetic substance is one in which of the electrons are paired। जिन सबके पेयर्ड होते हैं, except the ion of, जैसे स्कैंडियम 3+, दिख रहा है, इसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। Ti4+, इसके पास भी एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। और D10 वाले, कौन से वाले? D10, जैसे कि कॉपर प्लस और Zn2+, ये सबके पास अनपेयर्ड नहीं होते, इसलिए ये सबके सब कैसे हैं? डायामैग्नेटिक। All other simple ions of transition elements contain unpaired electron in their n-1d subshell and are therefore paramagnetic in nature। तो बस इतना याद रखो, अगर अनपेयर्ड है तो पैरा है, नहीं तो पैरा नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, बिल्कुल इजी है, एकदम मक्खन की तरह। चलो दूसरा क्या है? हाँ, द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द मेटालिक ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। सर इसका भी यही रीजन है। हाँ देखिए, ड्यू टू, प्यार से सुनिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उतनी तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, उतनी तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और फिर उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी इन मेटल्स को के एटम्स को ब्रेक करने में। इसीलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी।
बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कितनी सिंपल बात है सर, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, और जितनी तगड़ी मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो एटम को जुदा करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसी होती है? ज्यादा होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। देख लो, हाय हाय, है ना? बिल्कुल। चलो अब देखो, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ atomization because they have large number of unpaired electron. Yes, कहा था कि नहीं कहा था? In their atoms. Due to this they have stronger interatomic attraction. Interatomic attraction. Interatomic attraction ज्यादा होता है किसके अंदर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। और जितना ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंटरएटॉमिक अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखने को मिलेगी। मैंने क्या बोला सर? बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक बार दिक्कत आए तो पूछना ना, सबको देख लेंगे, बारी बारी से देख लेंगे, है ना? बार बार देखो, हजार बार देखो, बिल्कुल एक तरफा। चलो हो जाए, हो गया? चलो, हाँ यहां नहीं है, यहां नहीं है। हाँ अब देखिए, द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड। इसका भी वही है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या सर जी? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर फिर वो क्या करता है? अब आपको मैं समझाता हूं। यहीं पर हमारी इस तरीके की ऑर्बिटल होती है, नीचे मान लो 3 है और ये ऊपर 2, ये पूरी डी ऑर्बिटल है। और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहे तो ये क्या करते हैं सर? कहीं से भी एनर्जी लेते हैं और ये शिफ्ट करते हैं ऊपर वाली में। यहां से एनर्जी लेके कहां चले जाते हैं? ऊपर वाली में। ठीक है, एक डी ऑर्बिटल से ये दूसरी डी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। अब भैया कितने दिन रहेंगे? वापस तो आना पड़ेगा, है ना? दूसरा वाला कब तक खिलाएगा? तो जब ये वापस आते हैं तो ये अपने अंदर से एक एनर्जी रेडिएट करते हैं। क्या करते हैं? अपने अंदर से एक एनर्जी रेडिएट करते हैं, और ये एनर्जी अपन को विजिबल रीजन में कलर के फॉर्म में दिखती है। और ये कब हुआ? जब एक फिनोमेना हुआ जिसका नाम था डीडी ट्रांजिशन। अगर ये डीडी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो ये कलर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। कुछ भी कर लो, 101% कुछ भी कर लो, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती। तो डीडी ट्रांजिशन इज इंपॉर्टेंट। एक डी ऑर्बिटल सॉरी, एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फिर एनर्जी को रिलीज करना, और वही एनर्जी हमको दिखना, यही कलर का वो होता है हमारे पास क्या? रीजन। ठीक है, और ये कहानी कहां से चालू हुई? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर देखने को नहीं मिलेगा सर, कलर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। ये देखो, चलो थर्ड वाला देखते हैं। कलर, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट आर कलर्ड। कई सारे कलर देखने को मिलते हैं। दिस इज ड्यू टू पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। द एब्जॉर्ब लाइट प्रमोट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। यही हुआ, उस लाइट ने जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करी तो वो एक से दूसरे में प्रमोट हो गया। ऑफ द सेम डी सबशेल, since the electronic transition occurs when the d orbital of the transition metal ions, they are called dd transition. क्या नाम दिया गया इसको अपन ने? क्या नाम दिया इसको अपन ने? dd transition. It is because of the dd transition occurring in the transition metal ion by absorption of visible light they appears colored. और dd transition के बाद वो जो एनर्जी ऑफ लाइट छोड़ेगा वही हमें कलर्ड के फॉर्म में देखने को मिलती है। सर ये क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको पता है भरपूर लिखवा रहा हूं कि इसमें से आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अ फिनोमेना टेक्स प्लेस व्हिच इज डीडी ट्रांजिशन एंड ड्यू टू व्हिच दे अपीयर्स टू बी कलर्ड। और अच्छे से उसको बता सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जा रहा है। तो जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। ये तीसरा था। अब चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है। जल्दी 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 जल्दी
मेरे हिसाब से कैटलिस्ट को लेके है चौथा पार्ट। चलो, हाँ बिल्कुल, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। सर यहां पे भी वही रीजन है, यहां पर कई सारे रीजन है। बहुत बढ़िया, पहली बात तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यह दिखाता है बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या दिखाता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यह दिखाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यह बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। सर अगर आप देखें, जैसे मैं आपको बताता हूं, हेबर्स प्रोसेस में आयरन, हेबर्स प्रोसेस में आपको क्या यूज होता है? आयरन। यहीं पर मैं आपसे हाइड्रोजनेशन का बोलूं तो भैया निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो वेरेडियम ऑक्साइड। तो ऐसे कैटलिस्ट की कमी नहीं है सर, है ना। अगर अपन अपना HNO3 की बात करें तो उसमें प्लेटिनम भी यूज होता है। तो ये सारे के सारे कौन है? अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, और सर बहुत बढ़िया कैटलिस्ट के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है। देखो ये देखिए सर, ये सब याद रखना है आपको। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। द एक्टिविटी इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही कहा था मैंने, मल्टीपल या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि वेनेडियम ऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। फाइनली डिवाइडेड आयरन हेबर्स प्रोसेस में। एंड हेबर्स प्रोसेस क्या बनाती है भैया? कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताइए, हेबर्स प्रोसेस क्या बनाती है जल्दी। एंड निकल किसके लिए? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आर सम एग्जांपल ऑफ टू मेंशन। ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन को पता होना चाहिए, किसके बारे में? कैटलिस्ट के बारे में। और कैटलिस्ट बहुत बढ़िया होता है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजेदार काम होगा। एक तरफा, जल्दी 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 जल्दी, हो गया डन। चलो अब ये देखिए, और भी है इसके बारे में थोड़ा सा। कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस। अब ये थोड़ी प्रोसेस में चले गए, अगर ये वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, वो वाले पैराग्राफ से हो जाएगा। Catalyst at a solid surface involve the formation of bond between reactant molecule and the atom of the surface of catalyst। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ये हमने देखा है, काफी बार देखा है हमने ये चीज। क्या देखिए कि जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये एक सॉलिड सरफेस पे रहते हैं, इनका सॉलिड सरफेस होता है, तो ये रिएक्टेंट को कहते हैं आओ हमारे साथ बॉन्ड बनाओ, फिर उनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं और फिर कहते हैं चले जाओ। तो ये सिर्फ पाथ का काम करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। जैसे आप हो, आप एक जगह पे आपके पास गाड़ी होती है, गाड़ी आपको दूसरी जगह ले जाती है, फिर वापस, तो जाते तो आप हो, लेकिन आपका साधन, आपका कैटलिस्ट कौन है? गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होती तो फिर पैदल पैदल जाते, टाइम लगता कि नहीं लगता? बस से। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। कौन रखता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में? कौन कौन? 3D और अपना 4s ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। बस एक मिनट। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस एंड ऑल्सो वीकिंग द बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। भैया कंसंट्रेशन बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा फिर ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे और ये कैटलिस्ट उनको काय में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में। और उसके बाद बोलेगा बेटा अब चले जाओ, हो गया तुम्हारा समय, यहीं तक तुम्हारा था, हमारा तुम्हारा साथ, अब तुम कौन हम कौन। और द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करके उसको एक नया पाथ प्रोवाइड करता है कि आप फटाफट रिएक्शन को आगे बढ़ाइए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो बिल्कुल सा कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ये था कैटलिस्ट। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी जल्दी। चलो अब देखेंगे ये, ठीक है, ये भी 2 पॉइंट है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी भैया। ऑल्सो सिंस द ट्रांजिशन मेटल आयन, कहोगे सर कैटलिस्ट में छाप दी हो गया लपक के? मैंने कहा यार आपको दे दिया गया है। ऑल्सो द ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, they becomes more effective as catalyst. For example, iron 3 catalyst, the reaction between iodine and परसल्फेट आयन। अभी अपन ने पीछे बात करी, 4 एग्जांपल दिए थे, मैं कहता हूं इस एग्जांपल को छोड़ भी दो। पहला याद रखेंगे कौन सा? वेनेडियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दूसरा
आयरन मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम एक्टिवेटर होता है, आयरन मेन है, हेबर्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और तीसरा आप याद रखेंगे कौन सा, निकल का हाइड्रोजनेशन के लिए, बस और कुछ भी नहीं, बस हो जाएगा इतने में, ठीक है, डन। चलिए तो आगे चलेंगे अपन, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो अपना काम हो जाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन, ये बढ़िया है, एक बार रीड करो क्वेश्चन जल्दी 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 जल्दी। चलिए तो अपन अब देखने वाले हैं कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। मजा आएगा सर जी सेकंड क्वेश्चन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शानदार है। अच्छा कुछ लोग बोलोगे सर सेकंड क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या है इसमें, मैंने कहा भैया कुछ है नहीं, 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लेकिन क्या है आज का तो सेकंड है ना, तो इसलिए अपन ये बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सर जी मजेदार है, आहा ये इनकी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की। व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। सर सबसे पहली बात, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ये जितने भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अरे अच्छा हाँ ठीक है, एक काम करना भाई, मैं डी ब्लॉक बोलता हूं या ट्रांजिशन बोलता हूं तो समझना एक ही चीज है, बस कुछ एक्सेप्शन है उनको हटा देते हैं अपन। तो इनका जो पूरा का पूरा क्रिस्टल होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन का एक पर्याप्त क्रिस्टल होगा, बढ़िया सर, एक ज्योमेट्री होती है एक नंबर, आपको चैप्टर हटा दिया सॉलिड स्टेट, नहीं तो आपको पता चलता है एक तरफा ज्योमेट्री होती है, मतलब इन एलिमेंट्स की एक बहुत तरीके से ज्योमेट्रीज होती है, बढ़िया दिखते हैं एकदम। और वो जो ज्योमेट्री होती है उसमें कुछ जगह खाली होती है जिनको अपन नाम देते हैं वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल वॉइड्स, कुछ गैप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए ये ऐसी कुछ भी रैंडम बना दे रहा हूं मैं, ये मैंने आयरन के 4 एटम ले लिए, तो ये बीच में दिख रहा है आपको, ये जगह खाली, तो इन्हीं को अपन कहते हैं वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब इसमें क्या होता है सर, छोटे छोटे एटम्स आके बैठ जाते हैं, स्मॉल साइज एटम्स, स्मॉल साइज एटम, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऐसे एटम्स इस जगह पे जाके क्या होता है, सिचुएटेड हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है सर, अब आप खुद सोचो, अगर ये जगह खाली होती तो दबाते तो थोड़ा दब जाता, लेकिन ये लोग के आने से वो जगह फुलफिल हो गई, और जब फुलफिल हो गई तो एकदम और कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये जो कंपाउंड सीधा बैठ गए, कौन सी जगह पे बैठे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे, तो अब जो ये कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या कहते हैं सर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, डन। दूसरी बात, ट्रांजिशन मेटल सबसे ज्यादा ये दिखाते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट स्पेसेस होती हैं और छोटे एटम्स को अच्छे खासे से वहां पर रख लेते हैं, बढ़िया तरीके से कंपाउंड्स दिखाने का काम करते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से ये लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं और बनाते जा रहे हैं। जल्दी देखो इसको, जल्दी किया स्क्रीनशॉट, अब देखना क्या बोल रहा है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज इन विच स्मॉल एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। देखा, कोई भी एटम का क्रिस्टल लैटिस हुआ, कोई भी एलिमेंट का क्रिस्टल लैटिस हुआ, उसमें इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, छोटी छोटी जो जगहें होती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल बिकॉज स्मॉल साइज एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एसेट्रा कैन इजिली ऑक्यूपाई पोजिशन इन द वॉइड्स। तो वो लोग उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहां पर जाके सिचुएटेड हो जाते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल वही बात कही है जो मैंने यहां पर ड्राइंग करी थी और जो इस तरीके से आपको समझाई थी। क्वेश्चन नंबर 12 एक तरफा खत्म, एक तरफा खत्म। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा, फटाफट, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में, एक तरफा, ठीक है, डन। चल क्वेश्चन नंबर 13, हां ये भी अच्छा है। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। कह रहा है भैया, किसका बारे में कह रहा है, ट्रांजिशन ना, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके बीच में बात हो रही है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो सर इनका जो, अगर आप कभी भी देखो, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, 1 यूनिट से बढ़ती कम होती है। हाँ, 1 यूनिट से बढ़ती कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे ले लूं, वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम आपका +3 दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है, इस तरीके से दिख रहा है आपका, इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगर मैं मैग्नीज की बात कर रहा हूं तो वो आपका भैया +2 दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है। तो इनमें हमेशा 1 यूनिट का चेंज आता है, किनमें? ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में। वहीं जब मैं बात करता हूं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि आप जानते हो लेड, है ना, आप किसको जानते हो? लेड को, कार्बन की फैमिली का, तो वो Pb2+, Pb4+, ऐसे चलते हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, Sn2+, Sn4+। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो ऑक्सीडेशन यूनिट है, ऑक्सीडेशन है, उनके बीच में कितने का गैप होता है? 2 यूनिट का। लेकिन जब मैं बात करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट में तो इनका 1 ही यूनिट का होता है। जैसे आयरन +2 +3 कितने यूनिट का चेंज है? 1। कॉपर +1 +2 कितने यूनिट का चेंज है? 1। तो यहां पर 1 यूनिट का चेंज देखने को मिलता है, कहां पर? ट्रांजिशन एलिमेंट में। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन ट्रांजिशन में तो यहां पर कितने यूनिट का चेंज देखने को मिलता है? 2 यूनिट का। कितने का देखने को मिलता है सर जी? 2 यूनिट का। बिल्कुल, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे सर, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन। कैसे सर? डन डना डन डन। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी, फिर मजा आएगा, बिल्कुल तरीके से मजा आएगा। हो गया? डन। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा, नहीं तो मारूंगा बिल्कुल। चमका कि नहीं चमका? चमका है तो एक बार भैया स्क्रीनशॉट हो जाए और कमेंट सेक्शन में चमका हो जाए जल्दी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय यूनिटी। कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी बताया था, देखिए Fe2+ से Fe3+, कॉपर+ से कॉपर2+, ड्यू टू इनकंप्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और क्यों? क्योंकि उनके पास पूरी डी ऑर्बिटल भरी नहीं होती है। Whereas oxidation state of non-transition element normally differ by 2 unit, जैसे कि Pb2+ और Pb4+, Sn2+ और Sn4+। बिल्कुल शानदार तरीके से। क्या बोलती पब्लिक? मजेदार, शानदार। जो चीज मैंने बताई थी वही चीजें अपन ने यहां खत्म करी है, एक तरीके से, एक तरफा तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 13 ओवर। क्वेश्चन नंबर 13 ओवर। मजेदार, शानदार, लाजवाब। चलो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। चलो एक बार जब तक भैया लाइक और शेयर कर दो यार जल्दी, सर चमका हो जाए। वैसे दिल बनाना जरूरी है, दिल है कि मानता नहीं। जल्दी 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 लाइक कर दो फटाक से, जल्दी लाइक कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 करें। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है सर। तो यहां पर ये अपना खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहा है ये? चले आगे बढ़े? ठीक है सर, आंसर दिख जाता है आप लोग को, है ना? मैं कह रहा हूं यार पीछे चले कि अपन यहीं पर कर लें। यहीं पर कर सकते हैं, वैसे तो अपन यहीं पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर साइड में सर सबसे पहली बात तो क्रोमाइट और FeCr2O4, ये क्रोमाइट और, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर अपन देखें तो सोडियम कार्बोनेट से कर दो, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से। थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह भी लगता है, लेकिन अगर आप वो नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल सकता है। इतना इतना तो बन जाएगा, इतने में कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अपन ने यहां पर क्या ले लिया? क्रोमाइट और प्लस सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है, तो लिए लिए अपन ने क्रोमाइट और, ठीक है चलो। अगर बाकी आपको अगर ऑक्सीजन लेना है तो सर ले लो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, ले लीजिए। चलो यहां तो पूरा ले लो। चलो तो सबसे पहले क्रोमाइट और कन्वर्ट होता है सर जी हमारे सोडियम क्रोमेट में। किसमें सर? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट क्या होता है सर जी? मैंने कहा Na2CrO4, ठीक है, Na2CrO4 ये होता है हमारा सोडियम क्रोमेट। साथ ही साथ दो चीजें और होती है, आयरन का ऑक्साइड और अपना CO2 भी निकलता है। मैंने कहा लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये अपने मेन प्रोडक्ट्स, पता है बाय प्रोडक्ट्स को नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्रोमेट। अगर बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैं बता रहा हूं ना क्या आएगा, आयरन का ऑक्साइड और साथ ही साथ CO2 दोनों मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर सोडियम क्रोमेट को सर जी इसको छोटा भाई कहते हैं, हाँ ठीक है। ये छोटे भाई को डालो H2SO4 में, पटको जरा। सर जैसे ही छोटे भाई को H2SO4 में डालते हो वो गुस्से से लाल, हाँ मार दूंगा, ये बन जाता है बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन सर? Na2Cr2O7, इसको कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। सर लेकिन हमें ये थोड़ी बनाना था, हमें तो बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैंने कहा रुको, शांति बनाए रखो, क्योंकि अब इसको डालो छोटी पेंसिल Na2Cr2O7 को KCl में। जैसे ही आप KCl में डालोगे ये तब्दील हो जाएगा K2Cr2O7 में। K2Cr2O7 ये बन के तैयार, और NaCl बाहर, ये बन गया सर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर जी बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखा और बैलेंसिंग नहीं, इसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे प्रिपरेशन पूछी थी और मैं कहता हूं इतना तो आप कर ही लोगे। ये बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके सामने तैयार है, 3 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहले क्रोमाइट और को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन में डाला तो बन गया सोडियम क्रोमेट, साथ ही साथ आयरन के ऑक्साइड और CO2। फिर सोडियम क्रोमेट को देखिए, मैं आपको क्या कहता हूं, अपन वही यहां लिख रहे हैं जो अपन को यहां चाहिए। आप सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट। साथ ही साथ आपको सोडियम सल्फेट वगैरह भी मिलता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से कराया तो बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपके पास तैयार है, बिल्कुल। प्रिपरेशन ही पूछी थी ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने कहा ओके। ये लो, ये देखो। अरे यार लेकिन ये थोड़ा सा बेचारे पे मिल रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी चल जाएगा। थोड़ा और छोटा कर दूं क्या? अरे यार फिर वो दिखने की दिक्कत आती है उसमें थोड़ा। ठीक है, फिर भी इतना छोटा भी नहीं हुआ है, ठीक है चलो देख लेंगे, देख लेंगे, आ जाओ। ठीक है बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमाइट और, डिफरेंट रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और आर। पहले देखिए क्रोमाइट और FeCr2O4, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, O2 के साथ क्या बन गया? Na2CrO4, इसको कहते हैं सोडियम क्रोमेट, बिल्कुल। फिर इसी सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से डाला, क्या बन गया? Na2Cr2O7, सर जी सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम सल्फेट और वाटर मैंने बताया था। उसके बाद इसी को KCl में डाला, बन गया सर जी पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या दिक्कत की बात थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर। आप ही लोग टेंशन ले रहे थे, मैं तो कह रहा था अब भी करके देता हूं, अब भी क्या, अब भी करके देता हूं, अब भी, बिल्कुल डन। सर अब एक और चीज, उसने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग pH ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कह रहा है अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया K2Cr2O7 और इसको अगर आपने काय में डाला, इंक्रीजिंग pH। सर pH को बढ़ाने का मतलब क्या होता है? सर अगर आप किसी भी चीज का pH बढ़ा रहे हो मतलब आपने बेसिक मीडियम में डाला है। किस में डाला? बेसिक। और आपको पता है मैं इसको बड़ा भाई कहता हूं, आप समझो। सोडियम क्रोमेट ये दिख रहा है, इसको अपन पोटेशियम क्रोमेट भी लिख सकते थे, ठीक है। क्या होता है? इसका जो छोटा भाई होता है वो होता है अपना क्रोमेट, ठीक है। तो सर जब भी बड़े भाई को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो उसका छोटा भाई मिलता है। क्या मिलता है? छोटा भाई। अब छोटा भाई कौन है सर? अरे अभी बताया,
K2Cr O4। सर जी आपको मिलेगा पोटेशियम क्रोमेट, आपको मिलेगा पोटेशियम क्रोमेट। क्या मिलेगा? पोटेशियम क्रोमेट। तो जब भी डाइक्रोमेट को आप किस में डालेंगे? बेसिक मीडियम में, तो आपको मिल जाएगा पोटेशियम क्रोमेट, ऑरेंज कलर मिल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, डन 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 डन, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर इसको एसिड में डालोगे तो वापस बड़ा भाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसके लिए मैं बोलूंगा आप मेरे KMnO4 और K2Cr2O7 में जाओ। अगर आपको बाय हार्ट याद ना हो जाए, मुंह जबानी याद नहीं हो जाए, टिप्स पे याद ना हो जाए, तो बात वाली बात, हर एक चीज को बढ़िया विस्तार से मैंने बताया। अब यहां पर अपन हर चीज को और एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैसे मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो फिर खत्म ही नहीं होगी। इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी याद है आप लोग को 11th की? बाबा रे बाबा, बिल्कुल नहीं समझ में आती है, इतनी लंबी लंबी एनसीईआरटी जाती है तो वैसे ही हो जाता है सर, इतनी बड़ी बड़ी एनसीईआरटी जाती है ना, फिर अपनी हालत खराब होती है। तो उस चीज को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। डन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलिए डन। चल ये देखिए सर, यही मैंने बोला। क्या बोला मैंने? चाहो तो वापस ले आओ उसको, लो। बोल रहा है इन एक्वस सोल्यूशन डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जब हम एक्वस सोल्यूशन पे डालते तो दोनों होते हैं। कौन कौन? डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पीएच बढ़ाते हैं, ऑन मेकिंग द सोल्यूशन अल्कलाइन, सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं? अल्कलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेसिक कर रहे हैं। डाइक्रोमेट आयन आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन, तो वो क्या बन जाता है? क्रोमेट आयन में, और सोल्यूशन टर्न्स येलो। येलो कलर किसका होता है भैया? इसका। ये येलो, ये रेड ऑरेंज, ये जो होता है ऑरेंज रेड कलर का होता है, ये येलो। तो जैसे ही आप बेसिक मीडियम डालते हो तो थोड़ी थोड़ी देर में ऑरेंज कलर गायब, क्या दिखता है? पीला पीला, येलो येलो। बिल्कुल। चमका के नहीं चमका सर? सर जी 1 नंबर। चमका के नहीं चमका ये बताओ पहले? मेरे हिसाब से तो चमक गया होगा। ये देखिए, ये मेरे हिसाब से तो चमक गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। चलिए जल्दी 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 हो जाए तो बताइए सर, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं एक ही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर समाप्त। जल्दी करेंगे सर, टाइम नहीं है अपने पास। 15 ओके। Describe the oxidizing action of potassium dichromate and write the equation, ionic equation for the reaction. इक्वेशन लिखने को बोल रहा है। ठीक है भाई, लिख देंगे, डलते बिल्कुल नहीं है अपन, बिल्कुल नहीं डलते सर, कुछ भी हो जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती अपन को यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशन। तो चलिए सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट पहली बात कौन होता है? K2Cr2O7। और आप जानते हो K2Cr2O7 जो है ना, ये बेसिक मीडियम में काम करता है। किस में काम करता है अपने? सर आप बना रहे हो हमको, मैंने क्या हो गया? सर जी एसिडिक मीडियम में काम करता है। बिल्कुल, KMnO4 है जो तीनों मीडियम में काम करता है, ये तो एसिडिक में कंफर्म है। चलिए सर, तो बताइए क्या होगा सर? मैंने कहा ठीक है आ जाओ। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में H+ डाल दिया, ठीक है। अब साथ ही साथ देखें तो क्या होगा सर? साथ ही साथ हमारा आएगा आयोडाइड। आयोडाइड बोले तो I-। सर आयनिक इक्वेशन बोला है तो इसको भी आयनिक में कर लें। इसको आयनिक में करने के लिए क्या करेंगे सर? इसके K उड़ा दो, और K उड़ा दोगे तो K कैसे जाएंगे? K+, तो बचेगा सर Cr2O7 ये। और सर हमने पढ़ा है, देखो अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद का क्या करके? रिडक्शन। तो ये अपना रिडक्शन करवाता है Cr+3, और मैडम का ऑक्सीडेशन करवाता है I2 में। याद करो, क्या तुम्हें याद है भैया? मैंने यही पढ़ाया था, I- हमेशा I2 में होता है। तो आप अगर इधर पे चेक करोगे तो भाई का ऑक्सीडेशन हो चुका है, चेक कर लो।
सर यहां पर -1 था और यहां पर 0, मतलब उसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पर चेक करोगे तो यहां पर इसकी वैलेंसी आएगी +6 और यहां पर कितनी है +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो अपना तो उसने रिडक्शन करवा लिया है, अपना उसने रिडक्शन करवा लिया है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये रही फर्स्ट वाले की इक्वेशन। किसकी रही? फर्स्ट वाले। बस सर अब आपको पता होना चाहिए होना क्या है। मैं दोनों फटाफट लिख के दिखा दूंगा, सब चीज सेम होंगी, ठीक है। चल सेकंड वाले को देखो, अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को सर सेम Cr2O7 -2 प्लस H प्लस सर आयरन 2 मतलब Fe2 सर क्या पढ़ाया था? Fe2 किस में कन्वर्ट होता है? सर जी फेरस कन्वर्ट होता है फेरिक में। वेरी गुड, बाकी रिमेन्स द सेम। फेरस कन्वर्ट होता है फेरिक में, Fe+3। देखिए सर एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस कर दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन का और लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। डन। आगे देखो, Cr2O7 -2 प्लस क्या है? H2S। H2S बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड सर सेम, सर जी सेम। बस सर ये बता दो हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट होता है? मैंने कहा सर आप सबको पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किस किस को याद है। सल्फर में कन्वर्ट होता है। ये तीनों चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर एक चीज करवाई गई थी। मतलब आप समझ रहे हैं? मैं आपको कहता हूं ना सर मैं पूरी जान लगा रहा हूं, बस आप भी लगाओ, आप भी जान लगाते चलो, क्योंकि अगर जान नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर खेल जान का ही है, जिसने जान लगाई वो जीत गया, जिसने जान नहीं लगाई वो हार गया, वो हार गया। बिल्कुल। तो सर 1 2 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। चलो 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 चलो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। डन। बस याद रखना है सर जी I- I2 में, Fe2 Fe3 में, H2S सल्फर में। बस अब इसको छोटा करेंगे। क्यों छोटा करेंगे सर? क्योंकि वो अभी आ जाएगा ना देखने वाला, इनने भी तो करा होगा। ये देखिए मैं बोल ही रहा था, लेकिन सर नीचे तो रखा जा सकता है। हाँ ठीक है, अब देख लो, मैच कर लो भैया। बैलेंसिंग आपके हवाले है भैया, बैलेंसिंग तो मैं करूंगा नहीं, वो आपको ही करनी है। देख लीजिए Cr2O7 -2 सब में सेम, H+, सब में सेम, I- पहला, दूसरा Fe2 और तीसरा H2S। ठीक है, इधर आओ, सब में Cr3+, बस H2O। पहला देखिए I- किस में कन्वर्ट हुआ? I2 में। Fe2+ किस में कन्वर्ट हुआ? Fe3+ में। और भैया आपका H2S किस में कन्वर्ट हुआ? सल्फर में। डन डना डन डन। क्या बोलते, चमका के नहीं चमका? भैया किस किस को चमका है एक बार दिल हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे हिसाब से तो चमक गया है सर, मजेदार तरीके से चमक गया है। जल्दी चमका लिख दो तो अच्छा लगे, थोड़ा चमका लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगे, सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, एकदम सुकून। जल्दी 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 चमका लिख दो तो मजा आ जाए जरा। डन? क्लियर? चलो क्लियर कर दें। चलिए तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16। ओके चलिए, तो कर लिया। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मजेदार है सर। ओहो सर ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर जैसे अभी अपन ने K2Cr2O पे क्वेश्चन किया ना, वैसे ही बस KMnO4 पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, हाउ डज द एसिडिफाइड पर मैग्नेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद दिनो। पहले तो प्रिपरेशन बता दो भैया पोटेशियम पर मैग्नेट, मतलब KMnO4 की। पर्पल पर्पल सर ये क्या है? पर्पल पर्पल क्या लगा रखे हो? मैंने कहा भैया इसका कलर होता है पर्पल पर्पल, इसका कलर होता है। ठीक है सर। सर इसको बनाते किससे हैं? भैया इसको बनाया जाता है प्रिपरेशन में पायरोलूसाइड से। जल्दी मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए पायरोलूसाइड का फॉर्मूला क्या है।
जल्दी जल्दी जल्दी, पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या है, जल्दी कमेंट सेक्शन में। सर हम सब जानते हैं, आपने पढ़ाया हुआ है, MnO2 यही होता है ना पायरोलुसाइड के, नहीं? चल, अरे यार ये आगे पीछे नहीं यार, ये हो गया MnO2, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मैंने कराया, KOH प्लस O2, ये बात याद रखना है। अब जैसे ये इससे रिएक्ट करेगा, ओ हो सर क्या बनेगा बताओ ना भैया, छोटा भैया, अच्छा छोटा भैया, K2MnO4। सर पानी वानी और भी चीजें मिलती है, लेकिन अपन को उसकी जरूरत नहीं है, ये इसका छोटा भाई मिल गया। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। और सर कौन से कलर का होता है? डार्क ग्रीन, ग्रीन, बढ़िया कलर होता है सर जी, ग्रीन भी एक नंबर कलर होता है, मजा आता है ग्रीन कलर देख के, ठीक है। आप सर लेकिन हमें तो बनाना है पोटेशियम पर मैग्नेट, वो कैसे बनेगा? मैंने कहा मेरे को आता है, आ जाओ पहले इसको लेके। हम सिर्फ बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, हम मेन प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दो H2SO4 या फिर H+ एसिडिक मीडियम, जो आप कहना चाहो, है ना। चाहो तो आप H2SO4 भी लिख सकते थे, यहां पे आप चाहो तो H2SO4 लिख दो या H+ लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में, साथ ही साथ आपको पानी मिलेगा, साथ ही साथ आपको MnO2 मिलेगा और पोटेशियम सल्फेट भी मिलेगा अगर आपने H2SO4 लिया है। और सर यही होता है आपका डार्क पर्पल कलर या फिर पर्पल कलर। ये बन गया आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बन गया सर जी? पोटेशियम पर मैग्नेट। कोई दुख वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया था। ये थी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। क्या थी सर? प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। पहले MnO2 पायरोलुसाइड्स कहते हैं इसको, पायरोलुसाइड। इसकी रिएक्शन KOH और O2 से तो बनेगा पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 डार्क ग्रीन, और जैसे ही उसका एसिड के साथ या फिर H2SO4 के साथ डालेंगे आपको मिल जाएगा KMnO4, जो कि होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है सर जी? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है सर जी? पोटेशियम पर मैग्नेट। जल्दी देखो, ये लो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा इसको छोटा करेंगे तो मजा सा आएगा थोड़ा। मैंने बाय प्रोडक्ट याद करने को बोला, यहां पर इसके साथ H2O भी आता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ये देखो सर, सबसे पहले पढ़ेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड MnO2 विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 या फिर O2। तो ये देखिए MnO2 और KOH और O2 के साथ रिएक्शन कराई, दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन, ओहो डार्क ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 मिला, विच डिस्प्रपोनेट्स, ठीक है, इनटू अ न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। हमने एसिडिक मीडियम में डाला तो गिव्स पर्पल पर मैग्नेट, ये मिल गया पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, आप रिएक्शन देख सकते हो, MnO2 KOH क्या बन गया? K2MnO4। मैंने कहा था बाय प्रोडक्ट में H2O निकलेगा। आगे आइए, K2MnO4 H+ बोले तो एसिडिक मीडियम या फिर H2SO4 ले लो, तो ये बन गया आपका KMnO4। साथ ही साथ मैंने कहा था MnO2 पानी और K आयंस मिलेगा, क्योंकि यहां पर पोटेशियम था। अगर आप यहां पर H2SO4 ले लोगे तो पोटेशियम सल्फेट मिलता, K2SO4, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थी प्रिपरेशन आपके सामने, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। बढ़िया प्रिपरेशन थी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। जल्दी 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 फटाफट, फिर अपन देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। हो जाए तो बताइएगा सर। डन? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लिया? मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है आप तो हमें ये बताइए, अगर हमने KMnO4 को एसिडिक मीडियम में डाला और ये तीनों आयंस के साथ डाला तो क्या बनेगा? मैंने कहा ठीक है, कौन है ऊपर? आयरन 2+। सर अगर आपको याद हो, सर सब पढ़ाया है, रिकॉर्डेड लेक्चर में जाके देखो, KMnO4 K2Cr27। सर मैंने क्या कहा है? यह बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसका काम है दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाना और खुद का रिडक्शन। सर ये बनाता है Mn+2 साथ में पानी। और सर आप खुद सोचिए, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe2+ का ऑक्सीडेशन करवाएगा और बनेगा Fe3+। सर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके बस पीछे चेक करिए, ये सब करवाया मैंने कि Fe2+ किस में कन्वर्ट होता है, Fe3+ में। ये बस आपको याद रखना है और मेन लाइन याद रखनी है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई भी नहीं, बिल्कुल 101%। और देखिए +2 से +3 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये देखिए KMnO4 में आप चेक करेंगे तो Mn की वैलेंसी आएगी सर जी आपके पास 7 और +7 से +2 मतलब इसका हो गया रिडक्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेक करिए जल्दी जल्दी। फिर सेकंड वाला, चलो सर सेकंड वाला क्या बोल रहा है, मैंने कहा सेकंड वाला भी क्या बोलेगा, KMnO4 + H प्लस क्या हो जाएगा, SO2। SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब सर देखिए बाकी रिएक्शन पूरी सेम है कि भैया यहां पर बनेगा Mn2+, फिर बनेगा H2O। जल्दी बताओ SO2 का क्या बनेगा। सर जिसको इसका पता है वो जीत जाएगा। सर ये कन्वर्ट होता है सल्फेट में, मैंने पढ़ाया है आपको। आप जाके मैंने क्या कहा, रिकॉर्डेड याद करिए, रिकॉर्डेड वीडियो देख के आइए, मैंने वहां करवाया हुआ है। SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO4 में। चेक करके देखो, यहां पर वैलेंसी आएगी +4 और यहां पर वैलेंसी है सर जी +6। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब भाई का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, इसीलिए ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल। चलो मुझे ये बताओ, सबसे पहले कमेंट में देखता हूं मुझसे पहले कौन आंसर देता है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। आयनिक फॉर्म में लिखना है तो ऑक्सैलिक एसिड नहीं लिख पाएंगे अपन पूरा। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी हम भी तो देखिए कौन है यहां पर शेर। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में कौन आंसर देता है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, जल्दी भैया। ऑक्सैलिक एसिड होता है ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसको देखेंगे तो ये कहलाएगा C2O4 और H2, दिख रहा है। लेकिन इसको हमें लेना है आयनिक फॉर्म में, तो जैसे ये अगर न्यूट्रल या किसी सॉल्यूशन में आएगा तो ये H चले जाते हैं, H चले जाते हैं तो ये फिर दिखता है COO-, COO-। इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन, जो अपन इस क्वेश्चन में लेंगे। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, कितने ऑक्सीजन है, 4, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म C2O4-2, C2O4-2। ये देखिए ये कहलाता है ऑक्सलेट आयन। ले आओ, मैं चेक करूंगा मुझसे पहले किसने ये लिख दिया था इसका फॉर्मूला, मान जाऊंगा मैं बिल्कुल। C2O4-2। अब देखते हैं कौन है, कौन है भाई, कौन है, कहां से वो आया चारों दिशाओं में। चलिए Mn2+ और H2O प्लस। अब ये है ऑक्सलेट। अब मेरे को बस आपको ये बताना है ऑक्सलेट कन्वर्ट किस में होता है। सर याद करो, क्या तुम्हें याद है, नहीं मेरे को तो याद है, मेरे को तो बराबर याद रहता है भाई, कि ऑक्सलेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है CO2 में। CO2 में चेक करोगे तो +4 होता है, ऑक्सलेट में 8, 2, 6, इसकी वैलेंसी होती है +3। तो +3 से +4 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहां पर +7 से +2 क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इसीलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर तीनों रिएक्शन आपके सामने, सर जी तीनों रिएक्शन आपके सामने, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जल्दी देखते चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट देखेंगे तो मजा आ जाएगा और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। डन, पक्का। चलो थोड़ा क्लियर कर देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट अच्छा ले लेना। ये ऑक्सलेट वाला हटा देता हूं, ये आपके लिए बताया था मैंने कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, पक्का डन। ये सेकेंड पार्ट था, हटा दूं, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो आपने कर ही लिया था, लेकिन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर खत्म होता है अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब आएगा 17। लेकिन सर हमने पढ़ा है 17 पे खतरा होता है, कहीं ऐसा ना हो खतरनाक क्वेश्चन जाए। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर 17 को भी निपटाते फटाफट। चलिए हो गया नोट डाउन,
बड़े आगे वाले पे, ये लीजिए सर, मजेदार क्वेश्चन है, शानदार एक तरफा, बस आपको थोड़ा सोचना है सर, बढ़िया हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर Mn2 प्लस से M और M3 प्लस से M2 प्लस सिस्टम द E0 वैल्यूज फॉर सम मेटल्स आर एज फॉलो। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आता है। ठीक है सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात और बोलूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके तो और मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाटा दे दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस इन एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड। बोल रहा है भैया कंपेयर करो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Fe3 प्लस या फिर आपका Cr3 प्लस या फिर Mn3 प्लस। इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने कहा सही बात है सर, कोई गलत बात नहीं है, तीनों में हम चेक कर लेंगे। अगर मैं आपको बोलूं तो हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा हुआ है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका रिडक्शन होगा। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका रिडक्शन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका रिडक्शन जल्दी नहीं होता। तो अब मैंने कहा तीन वैल्यू चेक करो। देखो बेटा, प्यार से देखना, एक ही बार में समझाऊंगा और सटीक समझ में आएगी। इसको 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 तीनों रिडक्शन पोटेंशियल है। पहली बात तो देखिए, 3 प्लस से 2 प्लस रिडक्शन, 3 प्लस से 2 प्लस रिडक्शन, 3 प्लस से 2 प्लस रिडक्शन। अब देखो मैंने क्या बोला, ये सबके रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया है सर, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, मतलब इसका सबसे जल्दी रिडक्शन हो जाएगा। मतलब Mn3 प्लस सबसे जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस में, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि भैया ये अच्छा खासा स्टेबल होगा, ये अच्छा खासा क्या होगा सर जी, स्टेबल होगा। सबसे स्टेबल कौन होगा, Mn3 प्लस से Mn2 प्लस, क्योंकि भैया ये जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन जल्दी होता है। तो सबसे जल्दी Mn3 प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 प्लस में। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल। तो सर ये बात क्लियर हुई कि ये स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। क्यों सर ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि भाई तभी तो ये फटाक से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। भैया जो चीज अनस्टेबल है वही तो फटाफट कहती है भैया मेरे को तो स्टेबल बनना है, नहीं तो गुस्सा आ जाएगी। तो ये जल्दी उसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस Mn3 प्लस सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है। मैंने कहा ठीक है, फिर बताओ फिर बताओ फिर बताओ फिर बताओ भैया, फिर बताओ क्या होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी बतानी थी अपन को, Fe3 प्लस की, Cr3 प्लस की और Mn3 प्लस की। तो ये तो पता चल रहा है कि भैया Mn3 प्लस ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है। ठीक है, फिर आते हैं, अब देखो आयरन, आयरन का भी अगर आप देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, दैट मींस उसका रिडक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं, ये भी क्या है, अनस्टेबल। लेकिन ये Mn3 प्लस से ज्यादा स्टेबल है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि भैया इसको यहां कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये तो सटाक से कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो Mn3 प्लस से ज्यादा स्टेबल कौन है, अपना Fe2 प्लस, ये ज्यादा स्टेबल है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है। Mn3 प्लस से ज्यादा स्टेबल कौन है, हमारा Fe2 प्लस। ठीक है सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर क्रोमियम, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है लेकिन नेगेटिव में, मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा सर। इन तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे लेट कन्वर्ट होगा, मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये कह रहा है Cr3 प्लस ही मेरे लिए बढ़िया है सर, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है Cr+3, क्योंकि वो Cr2 प्लस में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता। क्यों कन्वर्ट नहीं होना चाहता, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। बिल्कुल बात याद रखनी है। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो 3 प्लस आयन में Cr3 प्लस सबसे स्टेबल, उससे कम Fe2 प्लस और उससे कम Mn3 प्लस। बिल्कुल, ये देखिए
बिल्कुल, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इस पे। जल्दी 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 बात समझ गए? तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो Mn सबसे जल्दी होगा, इसलिए ये सबसे अनस्टेबल है। Fe हो जाएगा, लेकिन भैया इससे ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये तो होगा ही नहीं तो सबसे स्टेबल कौन है? Cr3+। बिल्कुल सर, A1 A1 A1, बिल्कुल Eg। चलो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है, देखो पढ़ो इसको जल्दी अच्छे से। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज ग्रेटर इज द ईज विच इज अंडरगो रिडक्शन, यही बोला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जल्दी रिडक्शन में होता है। अमंग दीज पेयर Mn का सबसे ज्यादा था, लार्जेस्ट पॉजिटिव रिडक्शन, हेंस Mn3+ कैन बी इजिली रिड्यूस टू Mn2+, इसीलिए Mn3+ फटाक से कन्वर्ट हो गया Mn2+ में। इसलिए Mn3+ इज द लीस्ट स्टेबल। तो देखिए लीस्ट स्टेबल क्या है सर जी? लीस्ट स्टेबल। Mn3+ सबसे कम स्टेबल है, हमने कहा ठीक है। Cr3+ हैज अ नेगेटिव E0 वैल्यू, नेगेटिव मतलब भैया उसका रिडक्शन नहीं, उसका ऑक्सीडेशन होगा। Therefore Cr3+ इज मोस्ट स्टेबल, तो हमने कहा भी Cr सबसे ज्यादा स्टेबल है और Mn सबसे कम स्टेबल है। और Fe हैज अ पॉजिटिव वैल्यू बट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, हेंस Fe इज मोर स्टेबल देन Mn3+। Fe2+, सॉरी वो 3+ है भाई, गलती से लिख दिया ये। Fe3+ Mn से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन लेस देन क्रोमियम, लेस देन क्रोमियम, क्रोमियम से कम है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर, घबराने वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो घबरा के अपन उसकी गलती करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सटीक क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, एक तरफा बोले तो झकास क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी देख लो एक बार। सुंदर, सुशील, जल्दी करो उसका स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए भाई लाइक करते चलेंगे यार, एक बार सेशन को लाइक करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, दिल बना दे क्या। और भैया आपको यह भी बताना है इस बार कि कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी था और कौन सा क्वेश्चन सबसे टफ था, यह काम भी करना है इस बार। ठीक है, चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ, और अगर नहीं लिखोगे ना तो फिर भैया लड़ाई होगी अपनी बहुत। चलो भैया एक बार लाइक कर दिया जाए, बढ़िया बनाए ना दिल। अच्छा कमेंट में आज ये भी बताएंगे दिल कैसा बनाए, बल्कि बढ़िया बना लेता हूं, ड्राइंग व्राइंग तो अच्छी है। तो भैया लाइक जरूर करेंगे, और लाइक किया मजा आया तो फिर तो चमका लिखना तो बनता है। नारन 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 नारन, बिल्कुल जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं? डन। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो कर दिया लाइक, चमका, चलो आ जाओ भाई सेकंड देख लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा तो लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन मजा आ जाता है। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन? चलो सर, द ईज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू अ सिमिलर प्रोसेस फॉर आइदर क्रोमियम और मैग्नीज मेटल। समझे इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है जैसे आयरन ऑक्सीडाइज होता है वैसे क्रोमियम और मैग्नीज भी तो होते होंगे, तो सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होता है वो बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा सर इस बार इसको देखते, इधर पकड़ो जरा, ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिए। क्या दिए सर? रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं अगर एक बात बोलूं सर अभी ऑक्सीडेशन पे बात करनी है, तो सर एक बात याद रखना, मैंने आपको फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ाया था, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ रहे हैं? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो सर बदल दो इनको, सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिख लो। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्रोमियम, सर कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में? हमें नहीं पता। मैंने कहा अभी सब रिडक्शन में है ना, बस देखो इनको पलटो पलटो, Cr से Cr2+, और अब साइन बदल दो, कितना हो जाएगा? 0.9 वोल्ट। ये देखिए सर ऑक्सीडेशन में आ गया। ओहो, तो अब मैं Mn का Mn को ही पलटो, ये लो, क्या हो गया सर? 1.2 वोल्ट। वेरी गुड। अब इधर पलटो, ये देखिए, कोई तकलीफ? तो ये सब आ गए सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। किस में आ गए सर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आ गए अब ये सब।
ये आ गए हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। मैंने कहा बिल्कुल सर। अब बताइए सर, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका है उसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप देखें तो सर मैग्नीज का है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा। फिर मैग्नीज के बाद फिर उसके बाद किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सर? क्रोमियम का। और सबसे कम है सर आयरन का। तो सर ये ऑर्डर होगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी, उसके बाद क्रोमियम और उसके बाद आयरन। ये हमेशा ऑर्डर रहेगा सेकंड वाले का ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन इसका ज्यादा था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता चला? देखो ना, 0 से +2, 0 से +2, 0 से +2 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल 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 101%, 101%। देखो जरा पढ़ के देख लो। देखिए मैग्नीज क्रोमियम आयरन, मैग्नीज क्रोमियम आयरन। चलो, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, या तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो या तो हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशीज, ग्रेटर इज द ईज विथ विच इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। मैंने वही लिखा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अमंग दिस पेयर Mn का सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल था, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, और मोस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देयरफॉर इट विल बी मोर इजीली ऑक्सीडाइज। तो Mn सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये देखिए। Thus the decreasing order of their ease of oxidation is this। सब बिल्कुल डिक्टू मैंने बताया है। Mn क्रोमियम आयरन, Mn क्रोमियम आयरन, Mn क्रोमियम आयरन, Mn क्रोमियम आयरन। बिल्कुल जल्दी देखो सर, ये सेकंड यहां पर होता है समाप्त, ये सेकंड यहां पर होता है समाप्त। जल्दी देखते चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाए तो बताइएगा। क्लियर? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे थे सर आप तो खतरा होगा, ये होगा, 3 तूफान होगा, सबसे फर्जी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 17। मैंने कहा यार ठीक है, अब तुम लोग भाई तुम्हें आसान लग रहा है ना, पढ़ाया किसने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ओके सर, ओके। मैंने कहा ठीक है सर। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, Ti3+, V3+, Cr+, Sn3+, Mn2+, Fe3+ and Cobalt2+। गिव रीजन फॉर ईच। कह रहा कौन सा कलर होगा कौन सा कलर नहीं होगा। तो मैंने कहा था भाई, मैंने आपको एक चीज समझाई है कलर को लेके। सर कोई भी कंपाउंड कलर कब देगा? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक डी ऑर्बिटल से दूसरी वाली में, दूसरी वाली से पहली वाली में, और एक फिनोमेना दिखाएंगे जिसको कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या दिखाएंगे? डीडी ट्रांजिशन। और ये डीडी ट्रांजिशन की वजह से आपको कोई भी कंपाउंड क्या देखने को मिलता है? कलर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कलर देखने को मिलता है। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं आती है। तो अगर आपको कोई भी चीज कलर दिख रही है तो उसके पीछे का रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके पीछे का आंसर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वो क्या दिखाते हैं? डीडी ट्रांजिशन। क्या दिखाते हैं? डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, डन। आगे चलें, आगे चलें, समझ में आने वाला है। अब देखो सर, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ चीज बता रहा हूं। सर एक आपका Cu+ और मेरे को लगता है स्कैंडियम 3+, ये दो ऐसे हैं जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अकेले वाले, खाली वाले। जब इन दोनों के पास कोई अनपेयर्ड नहीं है तो पक्की बात है कि सर इनके पास कोई डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, इनके पास कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। और जब कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये होंगे कलरलेस, तो ये होंगे कलरलेस। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो डीडी ट्रांजिशन और कलरलेस। कौन कौन सर? कॉपर और स्कैंडियम। ये मेरे को लगता है, ये मेरे को देख के लग रहा है कॉपर और स्कैंडियम, ये दोनों ये आपके कलरलेस होंगे।
ये कोई भी कलर आपको नहीं दिखाएंगे। गुस्सा हो गए इन दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, देख लेंगे अपन, समझ लेंगे भाई लोगों से, ठीक है, क्या समझ लेंगे भाई लोगों से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी सारे जैसे कि Ti3+, ये आंसर आपको निकाल के बताना, अभी मैं बता रहा हूं आपको, वेनेडियम 3+, ये आप लोग चेक करना पूरा, Mn+2 और Fe3+, सॉरी 2+ और CO2+, इन सबके पास कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो डी ट्रांजिशन हो जाएगा, और डी ट्रांजिशन हो गया सर जी तो कलर देखने को मिलेगा। बस आपको मेरे को क्या बताना है, आप सुनो, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है Ti3+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, V3+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Mn2+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Fe2+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और CO2+ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को यह बताना है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जितने भी कलर आएंगे उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये आप मुझे निकाल के जरूर बताएंगे। और अगर आपने ये नहीं बताया तो फिर लड़ाई पक्की है अपनी, और जम जम के पक्की है। डन, बताओ जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां तक आनी नहीं चाहिए, और अगर आ रही है तो फिर तो दुविधा है, ठीक है। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या करना है, चलो ये देखिए, एन आयन इज कलर्ड व्हेन इट हैज वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, thus Ti3+, V3+, Mn2+, Fe3+, CO3+ are colored due to the presence of unpaired electron and dd transition, copper and scandium are colorless। तो आपको मेरे को यह बताना है कि ये जो ऊपर जितने बोल रहे हैं कलर्ड है, इनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपको मुझे बताना है। बिल्कुल 101%, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सटीक आंसर था। जल्दी सर जी 18 भी हो गया। अब बारी 19 की है सर, दो बाकी है, दो बाकी है, दो बाकी है, बिल्कुल दो बाकी है, दो बाकी है, दो बाकी है। चलिए सर ऐसा क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। कहां देख चुके हैं सर? अभी जब एनसीईआरटी चालू हो रहा था उससे पहले मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, करवाए थे कि नहीं करवाए थे? तो उसमें यही था कि पहली ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको एक चीज कही थी, और यह भी सबसे ज्यादा फर्स्ट हाफ में होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। जब मैं इधर की तरफ जाता हूं तो जो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्टेबल देखने को मिलती है। बहुत शानदार। रीजन भी है सर, बस ये सब दिखाते हैं, मतलब ये भी +2 दिखाएगा, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, बस ये व्यक्ति नहीं दिखा पाता। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं, S वाले और D वाले भी, तो दोनों चले जाएंगे तो बचता है भैया +3। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन टाइटेनियम की बात करें तो 2 दिखा देता है। इन सब में, किस सब में? इन सब में इनके S वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, S इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, और S इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो भैया क्या देखने को मिलता है? +2। और सबसे ज्यादा मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज +2 देने के बाद हो जाता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारे आपको +2 दिखा सकते हैं, लेकिन स्कैंडियम आपको +2 नहीं दिखाता है। तो जब भी हम फर्स्ट सीरीज में देखते हैं, फर्स्ट सीरीज में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो भैया ये होता है कि वो NS वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, S ऑर्बिटल वाले जो सबसे बाहर हैं, वो देने के बाद अधिकतर एलिमेंट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ले आते हैं, कुछ लोग फुल फिल्ड भी ले आते हैं, कुछ लोग T2G वाले 3 में चले जाते हैं, तो स्टेबिलिटी गेन होती है। इसीलिए +2 स्टेबल जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी खासी स्टेबल मानी जाती है पहली ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। डन? जल्दी देखो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन था, रिपीटेड है ये, तो रिपीटेड एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ था आपको अभी 2 लेक्चर पहले, इसीलिए देखो। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 21 to 25, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D also increases from 1 to 5, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अटेन्ड बाय द लॉस ऑफ 2 4s, देखा सिर्फ 4s में से इलेक्ट्रॉन जाता है, बाय द मेटल्स। स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन? स्कैंडियम। As the number of d electron in +2 oxidation state increases from titanium to manganese,
टाइटेनियम से मैग्नीज में डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2 3 4 5 ऐसे। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेबल स्टेट इंक्रीजेस, डी ऑर्बिटल ग्रेजुअली बिकम्स हाफ फुल। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो भैया कई जगह ऐसा होता है हाफ फिल्ड हो जाती है, फुल फिल्ड हो जाती है। मैग्नीज हैज D5 इलेक्ट्रॉन विच इज हाईली स्टेबल इन नेचर। ठीक है, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सब लोग +2 दिखाते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और कोई परेशानी का यहां पर वो भी नहीं है, दिक्कत जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी 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 बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे तो फिर मजा भी आएगा और फिर अपन आगे भी चलेंगे। डन, चलो हटाओ, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़िया सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मजा आएगा सर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है सर, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, समझ लेंगे। बोल रहा है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स विद दैट ऑफ लेंथोनाइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू। बेसिकली आपको कंपेयर करके चलना है लेंथोनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को। सबसे पहले दे दिया सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने कहा ठीक है सर कंपेयर कर देते हैं। चलो तो पहले लेंथोनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर एक्टिनाइड्स का लिख देंगे, मतलब बस दोनों को कंपेयर करते चलना है सारी चीजों में। तो मैंने कहा ठीक है सर आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ, टेंशन नहीं लेते। लेंथोनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? पहली बात तो ज़ेनॉन आता है जो कि 54 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अपना होता है 4f, फिर होता है 5d और फिर होता है 6s। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चीज। ठीक है, जिसमें लेंथोनाइड्स में 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स भराते हैं, डी में 1 होता है और यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 0 से 1 भी लिखते हैं कुछ बुक्स में और कुछ में यहां पर 5d 1 भी लिखते हैं, कभी कभी 0 से 1 भी लिखा जाता है। ठीक है, अब एक्टिनाइड्स की बात करें तो यहां होता है रेडॉन, 32 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 86। फिर यहां पर होता है 5f, यहां होता है 6d और यहां होता है 7s, 2 1, ये भी 1 से 40। अब क्या होता है सर जी, मैंने क्या बोला, यहां पर डी पे कभी कभी 0 1 भी लिखते हैं और वो 1 से 2, लेकिन आपको ये ही सबसे बढ़िया मिलेगा। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत क्या आती है। मैंने कहा ना 0 से 1 भी लिखते हैं कभी कभी, और वही लिखा हुआ है, 0 से 1 भी लिखते हैं और कभी कभी ये भी चल जाता है, वो तो लफड़े हो जाते हैं। मैंने क्या कहा था, ऑर्बिटल्स ऑलमोस्ट सेम होती है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या तो आप 1 लिख दो या तो आप 0 से 1 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों चल जाएगा। 0 से 1 लिख दो या फिर आप 1 लिख दो, चलेगा। ये देखिए सर सेम चीज, अगर आप देखें तो ये लेंथोनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये आपके एक्टिनाइड्स का। हम जानते हैं लेंथोनाइड्स में 4f की फिलिंग होती है, इसलिए इसको 4f की सीरीज कहा जाता है, और एक्टिनाइड्स में 5f की फिलिंग होती है, इसलिए इसको 5f की सीरीज कहा जाता है। बिल्कुल सुंदर तरीके से। कैसे तरीके से सर? सुंदर तरीके से। ठीक है, डन। चलिए कैसे कहा जाता है, 4s सीरीज और 5s सीरीज, बढ़िया तरीके से, शानदार, मजेदार और लाजवाब। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथोनाइड्स, whereas actinides, lanthanides belongs to 4f series and actinides belongs to 5f series। ठीक है, actinides जो होता है वो 5f series कहलाता है। जल्दी करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, डन। चलो एक बार इसका भी ले लो। ठीक, अगला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। सर तो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करता हूं, ऑक्सीडेशन की बात करूं तो लेंथोनाइड्स में 3 टाइप की ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। एक होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको अपन कहते हैं +3, और 2 और दिखाता है, एक होती है +2 और एक होती है +4। ये 2 और आपको दिखाने का काम करता है। कौन? एक तो +3 और एक +2 +4, ये 2 आपको दिखाने का काम करता है। अगला होता है एक्टिनाइड्स।
सर एक्टोनाइट्स जो होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का काम करता है कौन? एक्टोनाइट्स। रीजन आपको पता है, रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि एनर्जी सेम होती है कुछ ऑर्बिटल्स की। सर कौन सी एनर्जी सेम होती है और कौन से ऑर्बिटल्स की होती है? मैंने कहा क्या तुम्हें याद है? याद करो, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उड़ सकता है और कहीं से भी उड़ेगा तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, जबकि लेंथोनाइट सिर्फ 3 ही दिखाते हैं, +3 उनका कॉमन होता है, +2 और +4। यह बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी 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 देखेंगे, जल्दी देखो तो फिर मजा आ जाए। फटाफट वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये देख लो। Lanthanide shows limited oxidation state +2, +3, +4, out of which +3 is most common. Yes, this is because the large energy gap between 4f, 5d और 6s subshell, वो तो ठीक है। On the other hand, actinide shows a larger number of oxidation state. क्यों? स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f, 6d, 7n। स्मॉल एनर्जी गैप मतलब लगभग बराबर होता है, बराबर मतलब एनर्जी लगभग सेम होती है। ये आपको याद होना है। कितना इजी था सर? सर ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए अपन को और आसान लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मजेदार लग रहा है। जल्दी देखो, तो ये भी सेकंड वाला समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, लिया, चेक। अब थर्ड देख रहे क्या बोल रहा है? एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। ठीक है भाई, समझ लेते हैं इसको भी। सर लेंथोनॉइड्स की अगर बात करें तो लेंथोनॉइड्स में साइज डिक्रीज होता है, चाहे आप एटॉमिक की बात करो चाहे आयनिक की बात करो। लेंथोनॉइड्स के अंदर, पूरी लेंथोनाइड में, जैसे जैसे आप लेंथोनाइड में आगे बढ़ोगे साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है आप जानते हो? ओहो, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या नहीं होता? बिल्कुल सर। और सेम चीज एक्टोनाइड्स में भी होती है, इनको थोड़ी छोड़ेंगे। एक्टोनाइड्स में भी साइज डिक्रीज होता है, एक्टोनाइड्स में भी साइज डिक्रीज होता है। और क्यों होता है? एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या सर? एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस एक बात याद रखना, एक्टोनाइड्स का साइज ज्यादा छोटा होता है, एक्टोनाइड्स का साइज थोड़ा ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू, ये बोलना चाहिए, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी अपन जानते हैं ना? क्यों? क्योंकि एक्टोनाइड्स में फिलिंग होती है 5f ऑर्बिटल की, और 5f ऑर्बिटल्स की ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। किसके कंपैरिजन में? 4f ऑर्बिटल के। होती 4f में ही पुअर है, लेकिन 5f ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए 5f की ज्यादा पुअर है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये था एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। चाहे लेंथोनाइड ले लो चाहे एक्टिनाइड ले लो, दोनों में साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथोनाइड, क्योंकि इसमें होती है 5f की फिलिंग, और 5f की पुअर शील्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। जल्दी ये देखो, ऊपर वाला पढ़ना है, सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला। जल्दी। Both show decrease in atomic size and their atoms or ions in +3 oxidation state. In lanthanide, the decrease is called lanthanide contraction, whereas in actinide, it is called actinide contraction. However, the contraction is greater from element to element in actinide due to poor shielding by 5f electrons या 5f orbital. ठीक है? जल्दी स्क्रीनशॉट फटाफट। फिर आएंगे अपन केमिकल रिएक्टिविटीज। ठीक है? केमिकल रिएक्टिविटी किसकी? लेंथोनाइड्स की। तो सर लेंथोनाइड्स में ये होता है,
जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स के वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बाद के एलिमेंट्स फिर कम रिएक्टिव होते हैं। शुरू के एलिमेंट इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लाइक कैल्शियम की तरह, और बाद के एलिमेंट सो अरे यार अब हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, बढ़िया बिंदास नींद आ रही है, लाइक एल्यूमिनियम। लाइक एल्यूमिनियम, ये बात पता होनी चाहिए। फिर जनरली आप जानते हो लेंथेनॉइड्स सबसे रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, पहले इसको पढ़ो नीचे वाला। इन जनरल द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, बट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। तो बाद में उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहां पर देखिए, जैसे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है, ये देखिए लेंथेनम ऑक्साइड Ln2O3, फिर वो हाइड्रो एसिड से जब वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। अगर वो हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो हैलाइड्स भी बना लेगा, अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड्स बना लेगा, अगर वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड्स बना लेगा, और अगर वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बाइड्स बना लेगा। मतलब लेंथेनॉइड अच्छा खासा रिएक्टिव एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। एलिमेंट क्या, पूरे लॉट्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पूरी लेंथेनॉइड सीरीज में, तो सब अच्छे खासे रिएक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। The metal combined with hydrogen with generally heated in the gas, the carbides, ये देखिए कार्बाइड्स बना लेता है, are formed when the metal are heated with carbon। जब कार्बन के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो कार्बाइड्स बना लेगा। They liberate hydrogen from dilute acid, dilute acid में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और अगर बर्न किया आपने हेलोजन के साथ तो हैलाइड्स बना लेगा। क्या बना लेगा वो, हैलाइड्स। तो ये बताता है कि लेंथेनाइड्स अच्छे खासे रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, शायद ये वाला डायग्राम मैं एक दो जगह यूज भी कर चुका हूं पहले। फिर अगर देखें तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ करता है तो भैया ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है। द हाइड्रोक्साइड्स आर डेफिनेट कंपाउंड्स, नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, बेसिक्स लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जो भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाता है ये अच्छे खासे बेसिक नेचर के देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये नॉर्मली बना के छोड़ दिया, भैया अच्छे खासे बेसिक ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बात थी लेंथेनॉइड्स की। किसकी, लेंथेनॉइड्स। अब कुछ लोग कहते हैं सर एक्टोनाइड्स करते हैं क्या, नहीं, मैंने कहा इनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन फट से निकलेगा और जल्दी रिएक्ट कर लेगा। तो लेंथेनॉइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कौन, हमारे एक्टोनाइड्स। देखिए एक्टोनाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड्स ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज, साइज बड़ा होता है तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, कम कम कम, चीनी कम, पानी कम। यह बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या नहीं, यहां तक क्लियर है क्या नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये है यहां पर 20th क्वेश्चन एंड समाप्त। बढ़िया, शानदार, लाजवाब। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर हो तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं होगी। चलो डन, माना करो यार बात को, यार मानते नहीं हो ना फिर गुस्सा आ जाएगी, फिर गुस्सा आ जाएगी, फिर मत बोलना मुझसे कुछ, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ये मैं 20th क्वेश्चन का दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, और इसका स्क्रीनशॉट, और ये 20th वाला क्वेश्चन। तो सर यहां पर अपन पहुंच चुके हैं समाप्ति की ओर। मजेदार, लाजवाब। मजा आया कि नहीं आया सर, कैसे नहीं आएगा, एक तरफा मजा आया। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, लिख दो, लिखे जो खत तुम्हें किसकी याद में, भैया D&F की याद में। कोई क्वेश्चन नहीं बनाओ तो लिखिए, और सब बन गया तो थम्स अप चमका लिखते। और एक चीज और, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे टफ लगा है वो बताएंगे, और कौन सा सबसे इजी लगा वो बताएंगे। कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे, अरे सर सारे इजी थे, एकदम लप्पू की तरह हो गए। मैंने कहा अरे गजब, तो मजा आता है जब ऐसा लिखते हो तो सर, ठीक है। बाकी आप जानते हैं रिकॉर्डेड रेगुलर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। और अगर हम बात करें लाइव सेशन की, तो आपको लाइव सेशंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से, एक तरफा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, अपन सबको देख लेंगे। और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम टिप टॉप, ठीक है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से आपके पीछे लगा हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों चैनल है। अगर अपन बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड
दोनों कवर किए जाते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। जब हम बात करें तो हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सब कवर करते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। और इसी के आगे हम देखें तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब कवर किया जाता है बढ़िया, शानदार और लाजवाब तरीके से। कुछ भी दिक्कत की बात नहीं होती। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं ई नोट्स, ई बुक्स, ये दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। लेकिन सर मिलता कहां है? मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सिर्फ क्लिक करिए और फट से अपने नोट्स को ग्रैब कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। और अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब जाके आपको कल के बाकी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस सब कुछ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी सर, फिर क्या करोगे? और लाइक और शेयर तो मैंने कह ही दिया है, तुरंत करना है अब भी। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाके भी इसको देख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पूरा प्लेलिस्ट के फॉर्म में एड फ्री मिल जाएगा। लेकिन बढ़िया, अगर YouTube पे मजा आ रहा है तो वहां भी चलने दो बढ़िया, एकदम सुकून से। कैसे सर? सुकून से। तो यहां पर 20 तक समाप्त, अब बारी है 21 से। जो आएंगे कल, क्या सोच रहे हो आज ही दे दें क्या? अब देख रहा हूं 1 घंटे से ऊपर जा चुका है ऑलरेडी वीडियो, इसीलिए इसको ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है, हौले हौले आराम आराम से। तो कल मिलेंगे 21 से। सर कितने बजे? मैंने कहा यार टाइम चेंज होता है क्या? नहीं, पंक्चुअल आदमी हूं मैं, सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।